गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए टू टाइप्स के जो है स्टोर और हैं। एक है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, जो आपने सुना भी होगा, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, है ना। उसी तरह से कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स भी होते हैं। ये इस तरह के आउटलेट्स हैं जिनको कंज्यूमर सोसाइटी जो है वो इनकी ऑनर होती है और वो इनको मैनेज करते हैं। इनका जो मेन पर्पस है वो अपने मेंबर्स को, स्पेशली जो इनके मेंबर्स हैं, उनको बेनिफिट देना और बाकी कंज्यूमर्स को भी मेंबरशिप भी दी जाती है और उनको इसका बेनिफिट भी दिया जाता है। यहाँ कंपैरेटिवली इनको जो है वो कम रेट पर जो प्रोडक्ट अवेलेबल कराए जाते हैं, है ना, क्योंकि बल्क में परचेज़ किया जाता है और कोशिश की जाती है जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो होल सेलर्स हैं उनसे बल्क में परचेज़ कर लिया जाए और उसके बाद बहुत कम मार्जिन पर, है ना, मार्जिन लगभग ना के बराबर होता है, बहुत कम मार्जिन पर जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल कराया जाता है टू द कंज्यूमर और टू कैन से टू द मेंबर ऑफ दीज कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, है ना। तो दीज स्टोर्स आर ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। सच कोऑपरेटिव स्टोर्स, ये जो कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं, ये आउटलेट्स हैं, आर जनरली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा ही मैनेज होते हैं। और इसका जो मेन पर्पस है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो रीज़नेबल प्राइस पर इनको अवेलेबल कराना कंज्यूमर्स को या मेंबर्स को अवेलेबल कराना, वो इनका मेन पर्पस है। तो दीज फॉर्मेट्स हैज़ बीन डेवलप्ड, ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय देयर मेंबर्स। जो इनके मेंबर्स हैं वही कंट्रोल करते हैं और इसका मेन पर्पस कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको कम रेट पर या रीज़नेबल रेट पर जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल कराना है ना। आप देखिए कुछ फीचर्स इसके दिए हैं। सबसे पहला है ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट रिटेलर्स, कि ये जो कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट रिटेलर्स के ही ग्रुप होते हैं जो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को या जो उनकी भी नॉलेज है उसको रिटेल बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे मेंबर्स मिलकर ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाते हैं। जैसे बताया, ये मेंबर्स अपने लिए ही बनाते हैं और ख़ुद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जो भी प्रोडक्ट ये परचेज़ करते हैं। तो वी कैन से ये सेलर भी होते हैं और ये बायर भी होते हैं, है ना। खुद ही परचेज़ करते हैं बल्क में और उसके बाद ये जो उनके मेंबर्स हैं उनमें आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा कंज्यूमर्स को भी कई बार ऑप्शन होती है कि वो भी परचेज़ कर सकते हैं। और ये ग्रुप डिसीज़न होता है ना। ये मिलकर काम करते हैं, मतलब इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं होता डिसीज़न लेने वाला, बल्कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में मिलकर डिसीज़न लेते हैं रिगार्डिंग परचेजिंग, रिगार्डिंग स्टोरेज, या कुछ एडवर्टाइजमेंट करनी है या कुछ और काम करना है, शॉपिंग फैसिलिटीज़ हैं, है ना। इससे रिलेटेड जो भी काम करते हैं ये इकट्ठे मिलकर करते हैं। बट इनका जो स्टेटस है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। इंडिविजुअल रिटेलर अपना स्टेटस अलग रख सकते हैं, लेकिन अगर वो मतलब कम रेट पर एग्री होते हैं प्रोडक्ट को देने के लिए तो ही यहाँ पर मर्ज हो सकते हैं या इसके मेंबर बन सकते हैं। और जैसे बताया कि लार्ज स्टोर की ये बहुत बड़े स्टोर होते हैं और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल जो मैनेजर होते हैं वही इसको चलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो स्टाफ भी रख सकते हैं, अकाउंटेंट भी रख सकते हैं, सेल्समैन भी रख सकते हैं, जिस भी स्टाफ की ज़रूरत हो वो वहाँ पर रख सकते हैं। और कम प्राइजेस पर जो इसका मेन पर्पस है वो क्या है कि कंज्यूमर्स को या इसके मेंबर्स को कम से कम रेट पर, रीज़नेबल रेट पर प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। इसी तरह से एवरेज क्वालिटी ऑफ गुड्स, कि यहाँ पर जो गुड्स प्रोवाइड की जाती हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, है ना। क्वालिटी कंपैरेटिवली मार्केट से थोड़ी सी डाउन होती है, बट रेट जेन्युइन होते हैं, है ना। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो इनका जो मैनेजमेंट है एक कमेटी के द्वारा किया जाता है और उस कमेटी के जो मतलब मेंबर्स हैं उसका सिलेक्शन ये मेंबर्स ही करते हैं, है ना, कि कौन सा पर्सन है जिसको मेन बना दिया जाता है, डिसीज़न लेने का राइट दे दिया जाता है। और इसमें हर मेंबर को एक वोट देने का राइट होता है, चाहे उसने कितनी ही कैपिटल क्यों ना लगा रखी हो, है ना, चाहे उसने कुछ पैसे ही लगा रखे हैं, लेकिन तब भी उसको वोटिंग राइट होता है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ये भी लेते हुए हैं, लेकिन ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो मतलब आपस में सलाह से इक्वल ही किया जाता है ना। जितना शेयर उनके पास है, हर मेंबर के पास जितने शेयर हैं उसके प्रपोर्शन में ही किया जाता है। एंड पॉपुलैरिटी की बात करें तो इंडिया में ये जो स्टोर हैं कोऑपरेटिव स्टोर्स, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना। और इंडिया में इस तरह के कोऑपरेटिव जो आउटलेट्स हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि रीज़नेबल रेट पर जो है आपको सामान मिल जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कैंटीन से ले आओ जो प्रोडक्ट है वो आपको सस्ता मिल जाएगा, कुछ डिस्काउंट वहाँ ज़्यादा मिल जाएगा। तो वो इसी वजह से होता है कि वो कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं।
तो देखो इसके एग्जांपल हैं सुपर बाज़ार, जहाँ से थोड़ा सा कम रेट पर मिल सकता है। CSD कैंटीन, CSD कैंटीन होती है डिफेंस के पर्सनल के लिए, कि जो डिफेंस के लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए स्टोर होता है ना, तो यहाँ से उनको डिस्काउंट पर मिल जाता है। इसी तरह से केंद्रीय भंडार है, अपना बाज़ार है ना। सहकारी भंडार नाम से पता चल रहा है कोऑपरेटिव स्टोर ही होता है। मदर डेयरी, NAFED। तो ये इस तरह के कुछ जो है वो स्टोर्स हैं, जो कि जिनका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि कस्टमर्स की और वी कैन से अपने मेंबर्स को कम रेट पर प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। उसके बाद देखिए नंबर 5 टाइप आता है लीज डिपार्टमेंट और शॉप इन शॉप। अब देखो नाम से पता चल रहा है शॉप्स इन शॉप्स, शॉप्स में ही शॉप्स का होना, है ना। तो ये जो लीज डिपार्टमेंट है और ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज शॉप्स इन शॉप्स, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट रिटेल स्टोर में जिसको आप मतलब रेंट पर आपने अपने ही शॉप का कुछ पार्ट किसी दूसरे पर्सन को, थर्ड पार्टी को आपने रेंट पर दे दिया है। तो इट रेफर्स टू डिपार्टमेंट इन अ रिटेल स्टोर दैट आर रेंटेड टू एन आउटसाइड पार्टी, है ना। यूजुअली ये इसलिए किया जाता है कि उससे आपको एक तो रेंट की फॉर्म में इनकम रिसीव होगी, एक आपकी सेल भी बढ़ेगी। तो यूजुअली दिस इज़ डन इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल एंड स्पेशलिटी स्टोर, कि जहाँ पर जो मतलब आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है ना, और बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ पर आप कई तरह का जो मटेरियल है वो आप सेल कर रहे हैं, है ना। एंड ऑल्सो एट टाइम इन डिस्काउंट स्टोर्स में भी ऐसा होता है। चाइना में भी इस तरह की शॉप्स इन शॉप्स होती हैं जो 100% लीज़ पर दी जाती हैं। अब देखिए अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी आपने ये देखा होगा। सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे सपोज़ कोई रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, वो अपनी शॉप पे एक टेलर को बिठा लेता है ना। तो वो जो टेलर है वो उसके सूट भी ऑल्टर करता है। जैसे आपने कुछ रेडीमेड लिया, आपने ऑल्टर कराना है, वो आपका भी कर देगा और बाहर का काम भी करता है। तो इसके बदले में वो उनको जो देता है उसको कहते हैं रॉयल्टी, है ना, जो रेंट देता है। तो इसमें दोनों काम हो जाते हैं कि कई बार कस्टमर उनकी शॉप पर आता है और वो देखते हैं यहाँ टेलर है, तो वो अपना काम भी उसको दे जाते हैं, है ना। तो ये भी एक तरह का लीज डिपार्टमेंट है। और इसी के साथ आपने देखा होगा जैसे वॉचेज़ हैं, आप वॉच लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मैकेनिक बैठे होते हैं। मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक छोटी सी जगह मैकेनिक को दी होती है। तो वो जो मैकेनिक है उसकी शॉप पर जो कस्टमर आएंगे मोबाइल की शॉप पर, उनके मोबाइल को तो रिपेयर करेगा ही, है ना। मोबाइल की शॉप वाले का तो करेगा ही, कस्टमर की जो मोबाइल है उनको भी रिपेयर करेगा, है ना। तो ये इंडिया में इस तरह के लीज डिपार्टमेंट जो है वो खोले जाते हैं, या शॉप्स इन शॉप। आप देखिए इसके क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट, कि एक रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक लेज़र है और एक लीजी है ना। लीजी कौन है? जो रेंट पर बैठा हुआ है। लेज़र कौन है? जो ऑनर है ना। तो वो उसके बदले में जो रेंट पे करता है उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। कि जो ऑनर है उसको हम क्या कहते हैं? लेज़र, और लेज़र कुछ फिक्स अमाउंट लीजी से लेता है। सेकेंड, दिस फॉर्मेट इज़ यूज बाय एग्जिस्टिंग स्टोर बेस्ड रिटेलर्स, है ना। ऑब्वियसली जिसके पास अपना होगा वही तो रेंट पर देगा। तो ये जो फॉर्मेट है वो वही यूज़ करते हैं जिनके पास अपना कोई एग्जिस्टिंग स्टोर है, तो वो अपना बिज़नेस को बढ़ाने के लिए वो इस तरीके का जो है वो स्ट्रेटजी अपनाते हैं। वन स्टॉप कस्टमर शॉपिंग, इसका पर्पस ये भी होता है कि कस्टमर एक ही प्लेस पर आए और एक ही प्लेस पर आकर उसके दोनों काम हो जाए, है ना। जैसे आपने रेडीमेड कोई गारमेंट परचेज़ किया तो आप चाहते हैं कि वहीं ऑल्टर हो जाए, वहीं पीको भी हो जाए, आपने दुपट्टा लिया तो वहीं डाई भी हो जाए। दुपट्टे वाली शॉप पे आपने देखा होगा ना कि कई बार डाई वाला भी बैठा होता है। तो वी कैन से वन स्टॉप कस्टमर शॉपिंग, कि कस्टमर एक ही स्टॉप ले और वहीं उसके सारे काम हो जाए, तो उसको भी अच्छा लगता है और जो सेलर है उसकी सेल भी बढ़ती है। बेनिफिट टू द ऑनर ऑफ द स्टोर, ऑब्वियसली स्टोर का जो ऑनर है उसको भी बेनिफिट है ना। क्या बेनिफिट है? उसकी सेल बढ़ती है, कि अगर कस्टमर को एक के पास काम होगा तो वो दूसरे के पास भी आएगा, और जब आएगा तो हो सकता है कोई नए डिज़ाइन हो, है ना, नई वैरायटी आई हो तो वो भी उसको देखता है। पॉपुलैरिटी, इस तरह के जो फॉर्मेट हैं या रिटेल स्टोर हैं, जैसे बताया मतलब फुटवेयर रिपेयर के लिए, या सैलून, बैंक, फ़ोटो स्टूडियो, है ना, इस तरीके के जो है ज्वेलरी, और वी कैन से जो ब्यूटी पार्लर्स हैं उसके फील्ड में ये ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, है ना। और वहाँ पर इस तरह की जो पॉपुलैरिटी है वो देखने को मिल रही है।
तो अगर हम बात करें इंडिया में, इस तरह के जो स्टोर हैं शॉपिंग शॉप वाले, वो बढ़ते जा रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने बताया 100 आउटलेट्स से भी ज़्यादा, मतलब इंडिया में छोटी छोटी सिटीज़ में भी 100 से भी ज़्यादा शॉप्स जो है वो इसी फॉर्मेट से, इसी जो है वो कह सकते हैं पैटर्न में खुली हुई हैं। तो ये था हमारा कुछ कि किस तरीके से जो स्टोर्स हैं उसको हम ऑनरशिप के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं।